जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो कब्र में दफन होने के लायक नहीं होते। कुछ राज सांस लेते हैं, चीखते हैं, दीवारों से टकराते हैं और एक दिन उस दरवाजे को तोड़ ही देते हैं जिसके पीछे आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपा रखा होता है। मेरी जिंदगी का ऐसा ही एक राज उस रात मेरे सामने खुला जिस रात मैंने अपने पिता को चोरी छिपे वो करते देखा जो उन्होंने हमें मना किया था। उस एक रात ने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। मेरा नाम आरोही है और मैं जयपुर शहर में रहती हूँ। मैं एक वकील हूँ, लेकिन यह कहानी मेरे पेशे की नहीं है। यह कहानी उस घर की है जिसके भीतर की चीखें कभी बाहर की दुनिया नहीं सुन पाई। यह कहानी मेरी बड़ी बहन अदिति की है जिसकी शादी के दिन हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। और यह कहानी है मेरे पिता की जिन्हें मैंने अपना आदर्श माना था, लेकिन उस रात मैंने उन्हें एक ऐसे चेहरे के साथ देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आरोही शर्मा राजस्थान की धरती पर बसे गुलाबी शहर जयपुर के एक पुराने और रईस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता प्रताप शर्मा शहर के जाने माने आर्किटेक्ट थे। उनका नाम सुनते ही लोग बड़ी इज्जत से सिर हिलाते थे। उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से एक ऐसी इमारत खड़ी की थी जिसकी बुनियाद में सिर्फ ईंट गारा नहीं बल्कि नेकनामी और सम्मान भी शामिल था। मेरी माँ वसुंधरा शर्मा एक पारंपरिक राजस्थानी महिला थी जिनका पूरा संसार उनके पति और उनके 3 बच्चों तक सीमित था। मेरे बड़े भाई समर्थ और मेरी बड़ी बहन अदिति, यही हमारा परिवार था। अदिति दीदी हम सबसे बड़ी थी और पिता की आंखों का तारा भी। वह पिता के सपनों का आईना थी, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वह अपनी सफलता और परवरिश को देखना चाहते थे। समर्थ भैया इस परिवार के वारिस थे, वही बेटा जो वंश को आगे बढ़ाएगा। और मैं सबसे छोटी, एक चिड़चिड़ी और जिद्दी लड़की जिसे पढ़ाई से ज्यादा अपनी बहन के पीछे पीछे घूमने में मजा आता था। हमारा घर भी हमारे पिता की कला का एक बेहतरीन नमूना था। शहर के बाहरी इलाके में बना एक विशाल बंगला जिसमें सामने बड़ा सा बगीचा और पीछे एक पुराने जमाने का आंगन था। बंगला 3 मंजिला था और सबसे ऊपर की मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसे पिता ने अपने लिए एक स्टडी रूम के तौर पर डिजाइन किया था। वह कमरा हम बच्चों के लिए किसी रहस्यमय दुनिया से कम नहीं था, क्योंकि पिता ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वहाँ कोई नहीं जाएगा। उनका कहना था कि उसमें उनकी जरूरी फाइलें और डिजाइन के नक्शे रखे रहते हैं जो उनके काम की गोपनीय चीजें हैं। हम तीनों बच्चों ने कभी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, क्योंकि पिता की एक डांट भी हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। अदिति दीदी मुझसे 5 साल बड़ी थी। लंबा कद, सांवला लेकिन चमकता हुआ रंग, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी शहद जैसी आँखें। वह जिस भी कमरे में जाती ऐसा लगता मानो रोशनी अपने आप बढ़ जाती थी। पिता को उनकी इस खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अक्सर कहते, अदिति में तो मेरा सारा हुनर उतर आया है। यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह तो किसी राजघराने की राजकुमारी लगती है। पिता के इन शब्दों से दीदी के गाल तमतमा जाते थे और वह शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मुझे उनका यह शर्माना बहुत पसंद था और मैं हमेशा उनकी नकल उतारने की कोशिश करती, जिस पर घर में हंसी का फव्वारा छूट जाता था। दीदी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पढ़ने में बहुत तेज थीं। उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में डिग्री ली थी और उनकी बनाई पेंटिंग्स शहर की कई प्रदर्शनियों में सराही जा चुकी थी। पिता को इस बात का गर्व था कि उनकी बेटी ने भी कला का रास्ता चुना, भले ही वह स्थापत्य कला नहीं बल्कि चित्रकला थी। वह कहते थे, कला हमारे खून में है, और यह सच भी था। मैं खुद एक वकील बनना चाहती थी, जो कि हमारे परिवार के लिए एक नई बात थी, लेकिन पिता ने मेरे फैसले का स्वागत किया था। वह कहते थे कि हर इमारत को एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है और कानून भी समाज का वही ढांचा है। लेकिन इस खूबसूरत और सफल परिवार की तस्वीर के पीछे कुछ ऐसी रेखाएं थी जो धुंधली थी और जिन्हें हम बच्चे कभी समझ नहीं पाए थे। पिता एक बेहद अनुशासन प्रिय इंसान थे। घर का हर काम एक तय समय पर होता था। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर चीज का एक टाइम टेबल था। शाम को 7 बजे के बाद घर की घंटी बजती तो हम सब चौकन्ने हो जाते थे, क्योंकि पिता आ चुके होते थे। उनका मूड ही पूरे घर का माहौल तय करता था। अगर वह खुश होते तो घर में ठहाकों की गूंज होती, और अगर वह चुपचाप अपने कमरे में चले जाते तो पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता था। अदिति दीदी पिता की लाडली थी। यह बात सिर्फ मैं या समर्थ भैया ही नहीं बल्कि सारा शहर जानता था। पिता जब भी किसी पार्टी या शादी में जाते, दीदी को जरूर साथ ले जाते। वह उनके लिए महंगे से महंगे कपड़े और ज्वेलरी लाते। कभी कभी मुझे जलन होती थी, लेकिन दीदी का प्यार इतना गहरा था कि मेरी सारी जलन उस प्यार के सामने पिघलकर पानी हो जाती थी। दीदी मुझसे कभी भेदभाव नहीं करती थीं। जो भी उन्हें मिलता वह चुपके से आकर मुझे भी देती थीं। वह कहती, तू छोटी है, तुझे ज्यादा शौक है, मैं तो बस पापा को खुश करने के लिए पहन लेती हूँ। उनकी यह बातें मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली देती थीं।
लेकिन पिता की इस लाड़ प्यार की एक कीमत भी थी जो दीदी को चुकानी पड़ती थी। वह कीमत थी उनकी आजादी। दीदी को कभी कॉलेज के बाद कहीं अकेले घूमने नहीं दिया गया। उनके दोस्त कभी घर नहीं आ सकते थे, सिवाय उन 3-4 लड़कियों के जिन्हें पिता ने पसंद किया था। दीदी का मोबाइल फोन पिता कभी भी चेक कर लेते थे, यह कहकर कि दुनिया बहुत खराब है और वह अपनी बेटी की हिफाजत कर रहे हैं। दीदी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह एक आदर्श बेटी की तरह पिता की हर बात मानती रही। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता था। लेकिन पानी कितना भी शांत क्यों न हो, उसके नीचे की लहरें क्या कहती हैं, यह किनारे पर खड़े लोग नहीं समझ पाते। मैं भी नहीं समझ पाई थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। समर्थ भैया MBA करके विदेश चले गए थे। वह हमारे परिवार के सबसे प्रैक्टिकल मेंबर थे। पिता के सख्त स्वभाव से उनका हमेशा टकराव होता था, इसलिए उन्होंने दूर जाने में ही भलाई समझी। मैं अपनी लॉ की पढ़ाई में व्यस्त थी, जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। घर पर अब सिर्फ माता पिता और अदिति दीदी रह गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में दीदी का पिता पर निर्भरता और बढ़ गई थी, या शायद पिता की निगरानी और सख्त हो गई थी। एक दिन अचानक माँ का फोन आया। उनकी आवाज में वही पुरानी मिठास और गर्व था। आरोही, तेरी दीदी के लिए रिश्ता आया है। पापा को बहुत पसंद आ गया है। लड़का दिल्ली का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी घबराहट भी हुई। मैंने तुरंत दीदी को फोन लगाया। दीदी ने फोन उठाया तो उनकी आवाज सपाट थी, बिना किसी उतार चढ़ाव के। मैंने उत्साह से पूछा, दीदी, माँ बता रही थी। लड़का कैसा है? तुमने देखा? पसंद आया? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की चुप्पी रही, इतनी गहरी कि मुझे लगा शायद फोन कट गया। फिर दीदी बोली, हाँ देखा था, फोटो में। अच्छा है। उनके 2 शब्दों ने मेरे दिल में सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए थे। यह वह अदिति नहीं थी जिसे मैं जानती थी। जब हम छोटे थे तो वह अपने सपनों के राजकुमार के बारे में घंटों बातें किया करती थी, लेकिन आज वह अपने होने वाले पति के बारे में सिर्फ अच्छा है कहकर रह गई। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो ना दीदी? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ ठीक हूँ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और फोन काट दिया। मैंने सोचा शायद शादी की घबराहट होगी, लड़कियों को होती है। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ और है, कुछ जो मुझे दिखाया नहीं जा रहा है। 1 हफ्ते बाद ही सगाई की रस्म तय हो गई। पिता ने फैसला किया कि यह रिश्ता दिल्ली के उदयपुरिया परिवार से होगा, जो जयपुर में ही एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे और पिता के काम से बहुत प्रभावित हुए थे। उदयपुरिया परिवार शहर का एक जानामाना नाम था। उनका कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कारोबार था और वे कई शहरों में फैले हुए थे। उनके बेटे यश उदयपुरिया ने अभी लंदन से MBA किया था और अपने पिता के बिजनेस को संभाल रहा था। कागजों पर यह रिश्ता एकदम परफेक्ट था। सब कुछ मैच कर रहा था, रुतबा, पैसा, परिवार, सब कुछ। लेकिन कागजों पर लिखी इबारत और हकीकत की जमीन में अक्सर बहुत फर्क होता है। मैं सगाई से 2 दिन पहले जयपुर पहुंची। घर आते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। घर में तैयारियों का शोर था, माँ मिठाइयों और सजावट में लगी थी, रिश्तेदार आने जाने लगे थे। लेकिन अदिति दीदी का कमरा खामोश था। मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिना किसी भाव के छत की ओर देख रही थी। मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे उनके शरीर से सारी गर्मी और जीवन निकल गया हो। मैंने पूछा, दीदी तुम बीमार तो नहीं हो? वह एक झटके से बैठ गई और मेरी आंखों में गहराई से देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी याचना थी, एक ऐसा दर्द जिसने शब्दों का आकार नहीं लिया था। आरोही, तू मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? मैंने बिना देर किए कहा, हाँ दीदी, सबसे ज्यादा। वह बोली, तो मुझसे एक वादा कर, कभी भी किसी के भी सामने मेरी कमजोरी मत बनना, और कभी भी मुझे जज मत करना। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? लेकिन वह नहीं हंसी, बस मुझे देखती रही, जैसे वह अपनी आंखों में मेरी तस्वीर हमेशा के लिए उतार लेना चाहती थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे विदा मांग रही थी, एक ऐसी विदा जिसकी तैयारी न तो मैंने की थी, न ही इस घर ने। सगाई की रस्म बहुत धूमधाम से हुई। यश उदयपुरिया एक हैंडसम और शालीन लड़का था। उसने सूट पहना हुआ था और उसकी बातचीत से लगता था कि वह एक पढ़ा लिखा और सभ्य परिवार से है। उसकी माँ और उसके पिता भी आए थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सब कुछ इतना सही था कि मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। मैं बार बार दीदी को देख रही थी। उन्होंने एक भारी लहंगा पहना हुआ था,
चेहरे पर हल्का मेकअप था और होठों पर एक बनी हुई मुस्कान थी। पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हर किसी से मिल रहे थे और बड़े बड़े वादे कर रहे थे। लेकिन जब यश दीदी को अंगूठी पहनाने आया तो मैंने देखा कि दीदी का हाथ थोड़ा कांप रहा था। यह शर्म या खुशी की कंपकंपी नहीं थी, यह डर की कंपकंपी थी। मैंने वकील बनने की ट्रेनिंग में बहुत से लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया था और मेरी बहन की बॉडी लैंग्वेज आज एक डरी हुई बंदिनी की थी, न कि खुशहाल दुल्हन की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में मेरी आवाज दब जाती। और शायद मैं यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि जो परफेक्ट तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी उसके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है। उस रात, सगाई की रात, जब सब लोग खुशी खुशी अपने अपने कमरों में चले गए, मैं दीदी के पास जाने के लिए निकली। मैं चाहती थी कि वह मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। जब मैं उनके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और अंदर से पिता की आवाज आ रही है। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो देखा कि पिता दीदी के बिल्कुल करीब खड़े थे और एक हाथ में उनके गले का हार और दूसरे हाथ में एक फोटो थी। वह कह रहे थे, अदिति, यह शादी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है और मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम समझ रही हो ना? कुछ भी गलत नहीं। दीदी बस सिर हिलाती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन चेहरे पर वही बनी हुई मुस्कान थी। मैं वहां से दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। पिता किस फोटो की बात कर रहे थे और वह दीदी को डरा क्यों रहे थे? यह कौन सा राज था जो इस शादी के पीछे छिपा हुआ था? मुझे लग रहा था कि मैं जिस घर को अपना समझती थी, जिस नींव पर मैं खड़ी थी, वह नींव अंदर से दरक चुकी थी और ऊपर से बस प्लास्टर करके सब कुछ सही दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन प्लास्टर के टूटने में बस कुछ ही दिन बाकी थे और वह दिन शादी का दिन था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हमारे घर का हर कोना सज गया था, हर दीवार पर रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थी और आंगन में मेहंदी और हल्दी के कार्यक्रमों की धूम थी। हर तरफ संगीत बज रहा था और मेहमानों का तांता लगा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच मैं एक ऐसी तूफानी खामोशी को महसूस कर रही थी जो मेरी बहन के चारों ओर मंडरा रही थी। वह हर रस्म में शामिल होती, हंसती, मेहमानों से मिलती, लेकिन उसकी वह हंसी उस हीरे की तरह थी जो बहुत कीमती तो होता है लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं होती। मैंने कई बार कोशिश की उनसे अकेले में बात करने की, लेकिन पिता ने एक सख्त निगरानी का जाल बिछा रखा था। वह अदिति दीदी को अकेला नहीं छोड़ रहे थे। मुझे लगने लगा था कि वह दूल्हे के आने का इंतजार करने वाले पिता नहीं, बल्कि एक जेलर है जो अपनी कैदी को भागने से रोकने के लिए हर पल चौकन्ना रहता है। समर्थ भैया भी विदेश से आ गए थे। उनसे मिलकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वह भी इस सब से बेखबर थे। मैंने एक दिन हिम्मत करके उनसे दीदी के बारे में बात की। मैंने कहा, भैया, मुझे लगता है दीदी इस शादी से खुश नहीं है। वह डरी हुई है। समर्थ भैया ने मेरी बात को हल्के में लिया। उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, आरोही, तू हर बात को ओवरथिंक करती है। यही वजह है कि तू एक अच्छी वकील बनेगी। लेकिन यह कोर्ट का केस नहीं है, यह हमारी दीदी की शादी है। शादी से पहले सब लड़कियां नर्वस होती हैं। देखना, कल जब वह डोली में बैठेगी तो सबसे ज्यादा इमोशनल और खुश होगी। मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा वकील दिमाग मुझे बार बार बता रहा था कि यह सिर्फ शादी की नर्वसनेस नहीं है। शादी का दिन आ गया, वह दिन जिसका हमें सालों से इंतजार था। सुबह से ही घर में अफरातफरी मची हुई थी। माँ रसोई में थी, हलवाई पूरी शान से पकवान बना रहे थे और ब्यूटिशियन दीदी को तैयार करने में लगी हुई थी। मैं बार बार दीदी के कमरे में जा रही थी। आज वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उन्होंने एक लाल रंग का बेहद कीमती लहंगा पहना था जिस पर सुनहरे तारों की कढ़ाई की गई थी। उनके गले में कुंदन का सेट और माथे पर राजस्थानी बोर की रखौली सज रही थी। हाथों पर मेहंदी का रंग गहरा लाल था जो एक सुहागिन की निशानी माना जाता है। जब वह तैयार होकर खड़ी हुई तो मैं ठगी सी खड़ी रह गई। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, दीदी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। अदिति दीदी ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें डबडबा आईं। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। वह बोली, आरोही, तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। मुझे माफ कर देना। मैंने चौंक कर पूछा, माफ करना? किस बात के लिए? वह बोली, बस ऐसे ही। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझे पता है मैंने तुझे कभी कभी बहुत डांटा है। मैंने हंसते हुए कहा, पागल मत बनो, जाओ अपने राजकुमार के साथ खुश रहो। उन्होंने एक दर्द भरी मुस्कान मेरी तरफ फेंकी और फिर शीशे की ओर देखने लगी। शाम का समय था, बारात का शोर सुनाई देने लगा था।
बैंड बाजे की धुनें हवा में गूंजने लगी थी। माँ आई और उन्होंने दीदी का घूंघट कर दिया। पिता बाहर बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे। मैं और मेरी कुछ सहेलियां मिलकर दूल्हे के सेहरे की तैयारी देखने बाहर की ओर भागीं। दूल्हा यश घोड़ी पर आया था, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। सब कुछ इतना भव्य था, इतना शानदार कि मेरी सारी चिंताएं कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गईं। लगा कि शायद मैं सच में बेवजह परेशान थी। जयमाले की तैयारी हो रही थी। स्टेज सज गया था, दूल्हा खड़ा था और अब बारी थी दुल्हन की। माँ ने मुझसे कहा, जा दीदी को बुला ला। देर मत करना। मैं भागते हुए दीदी के कमरे की ओर गई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धक्का देकर खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कमरा खाली था। दीदी का लहंगा बिस्तर पर रखा हुआ था, ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी पड़ी थी और उनके पैरों की चप्पलें कमरे के बीचों बीच उल्टी पड़ी थीं। लेकिन दीदी नहीं थी। उनकी जगह बिस्तर पर सिर्फ एक सफेद चिट्ठी रखी हुई थी, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे माफ कर दो। मेरी चीख निकल गई, लेकिन वह चीख बाहर के शोर में कहीं खो गई। मैं कांपते हाथों से चिट्ठी उठाकर माँ के पास भागी। माँ उस वक्त पिता के साथ खड़ी थी। मैंने चिट्ठी उनके हाथ में थमा दी। माँ का चेहरा देखते ही बनता था। पहले उनका रंग उड़ गया, फिर उनके होंठ थरथराने लगे। उन्होंने चिट्ठी पिता की तरफ बढ़ाई। पिता ने चिट्ठी पढ़ी और अगले ही पल उनकी आंखें जलती हुई अंगारों में तब्दील हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उनकी नसें तन गईं। उन्होंने चिट्ठी को हथेली में मसल कर फेंक दिया और एक दहाड़ मारी जिसने सारे संगीत और शोर को चीर दिया, रुकवा दो बारात। कोई भी अंदर नहीं आएगा। उस एक पल में पूरा माहौल बदल गया। खुशियों का मेला एक श्मशान में बदल गया। बाराती हक्के बक्के थे। लड़के वाले गुस्से से तमतमाए हुए सवाल पूछ रहे थे। यश का पिता से उलझ पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, प्रताप जी, यह क्या मजाक है? हमारी इतनी बड़ी बारात आई है, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बारात वापस ले जाएं? हमारी बेइज्जती मत कराइए। दुल्हन कहाँ है? पिता ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वह गुर्राए, दुल्हन? मेरी बेटी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह भाग गई। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही हंगामा मच गया। लड़के की माँ बेहोश हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि लड़की किसी और के साथ भाग गई, कोई कह रहा था कि लड़के वालों ने दहेज की डिमांड की होगी। मैं एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरी दीदी, जिसे मैंने अपना आदर्श माना था, जो मुझे सही और गलत का फर्क सिखाती थी, वह शादी के दिन घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसा क्यों? उस चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द क्यों थे? वह मुझसे कुछ क्यों नहीं बोली? सवालों का एक सैलाब था जो मेरे दिमाग को तोड़े दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह इतनी डरी हुई क्यों थी। उस रात के बाद हमारा घर अभिशप्त हो गया। मेहमान चले गए तो सिर्फ सन्नाटा रह गया। रोशनियां बुझ गई तो अंधेरा छा गया। बारात वापस लौट गई और हमारी इज्जत उस बारात के साथ ही हमेशा के लिए रुखसत हो गई। पिता ने उसी रात घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में, जिसे उन्होंने अपनी स्टडी कह रखा था, अदिति दीदी का सारा सामान फेंकवा दिया। उनके कपड़े, उनकी पेंटिंग्स, उनकी किताबें, सब कुछ। उन्होंने उस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा दिया और फिर पूरे परिवार को इकट्ठा करके एक ऐलान किया। उनकी आवाज में वह कंपन नहीं थी जो दुखी बाप की होती है, बल्कि वह सख्ती थी जो एक नाराज बादशाह की होती है। उन्होंने कहा, सुन लो, आज के बाद इस घर में अदिति का नाम नहीं लिया जाएगा। न उसकी कोई तस्वीर रहेगी, न कोई निशानी। ऊपर वाले कमरे में मैंने उसका सामान रखवा दिया है। अगर किसी ने किसी भी हालत में उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो वह मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मेरी बात खत्म। पिता की इस चेतावनी ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। माँ रो रो कर कहती रही, प्रताप, यह क्या कर रहे हो? वह हमारी बेटी है। लेकिन पिता ने उनकी एक न सुनी। माँ बेचारी पिता के डर के मारे कुछ नहीं कर सकती थी। समर्थ भैया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उन्हें भी डांट कर चुप करा दिया। और मैं बस देखती रह गई। पिता का यह रूप मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा उचित तो था, लेकिन उस गुस्से के पीछे कहीं न कहीं कुछ और भी था जो मुझे अजीब लग रहा था। एक डर, एक बेचैनी, जैसे वह दीदी को ढूंढने से ज्यादा अपनी किसी और चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पिता ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया। वह अपने ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, बल्कि घर के अंदर ही एक कमरे में बैठकर अपने कुछ पुराने नक्शों पर काम करने लगे थे। उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह मुझसे या माँ से ठीक से बात भी नहीं करते थे। समर्थ भैया तो 2 हफ्ते बाद वापस विदेश चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा, मैं इस घर की नकारात्मकता में नहीं रह सकता। तू चाहे तो मेरे साथ चल सकती है, लेकिन मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी।
इसलिए मैं रुक गई। जिंदगी एक अजीब तरह की रूटीन में बंध गई थी। मैं दिन में अपनी पढ़ाई करती और शाम को माँ के साथ बैठती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मुझे एक अजीब सी बात का एहसास होने लगा। रात के वक्त जब सब सो जाते, मुझे हल्की आहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन हफ्तों बाद भी वह आहटें बंद नहीं हुईं। फिर एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि पिता जो किचन में थे और एक गिलास में दूध गर्म कर रहे थे। उन्होंने पूरे अंधेरे में ही यह सब किया, लालटेन की मध्यम रोशनी में। फिर वह दूध का गिलास लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ गए। यह देखकर मैं अवाक रह गई। ऊपर तो सिर्फ वह तालाबंद कमरा था। पिता वहाँ क्यों जा रहे थे? अगले दिन मैंने माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ का हाल बुरा था। वह अदिति दीदी के जाने के बाद से ही एक तरह के डिप्रेशन में चली गई थी। वह ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। वह घर के कामों में भी पहले जैसा ध्यान नहीं देती थी। पिता के सवालों के जवाब में वह बस इतना कहती, हम सबके नसीब खराब है। मेरी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया। उनकी यह बातें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने अंदर ही घुटती जा रही थी। 2 महीने बीत गए। इस दौरान पिता का रात में ऊपर जाने का सिलसिला जारी रहा। मैंने कई बार गौर किया, वह हमेशा आधी रात के बाद उठते, किचन में जाते, दूध गर्म करते और फिर ऊपर चले जाते। लगभग 1 घंटे बाद वह वापस आते और उनका गिलास खाली होता। मेरी बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने एक रात हिम्मत करके पिता के पीछे पीछे जाने का फैसला किया। मैंने सोचा, मैं भी तो एक वकील हूँ, मेरा काम ही सच का पता लगाना है। और यह मेरे ही घर का सच था। मैंने नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ने शुरू की। सीढ़ियां लकड़ी की थी और हर कदम पर चरमराती थीं। मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मैंने देखा कि उस तालाबंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें से हल्की रोशनी आ रही है। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं दीवार से सटकर बिल्कुल चुपचाप उस दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे की दरार से मैंने अंदर झांका तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। अंदर पुराना सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन उस सब के बीच फर्श पर अदिति दीदी बैठी हुई थी। वह बेहद कमजोर और पीली लग रही थीं। उनके घने और घुंघराले बाल जो कभी उनकी शान हुआ करते थे, अब बेतरतीब और रूखे हो गए थे। उन्होंने एक सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और वह दीवार की तरफ टकटकी लगाए बैठी थीं। पिता उनके पास बैठे हुए थे और दूध का गिलास उनके होठों से लगाकर उन्हें पिलाने की कोशिश कर रहे थे। दीदी पी तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उनमें कोई भाव नहीं था। यह कोई प्यार से खिलाने वाला दृश्य नहीं था, यह तो किसी कैदी को जिंदा रखने की कोशिश थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वह बाहर सुनाई दे जाएगी। मैं अपने मुंह पर हाथ रख कर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने दीदी को यहाँ बंद कर रखा था। हम सबको यह कहकर कि वह घर छोड़कर भाग गई है, जबकि सच्चाई तो बिल्कुल दूसरी थी। यह सच्चाई और भी भयावह थी और भी दर्दनाक थी। मेरे पास सवालों का अंबार था, लेकिन उस रात मैं वहाँ से खिसक आई। मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी शोर मचाया तो शायद पिता कुछ ऐसा कर दे जिसका नतीजा बहुत बुरा हो। मुझे समझदारी से काम लेना था। मैंने फैसला किया कि मैं दीदी से उस वक्त मिलूंगी जब पिता घर पर नहीं होंगे, मगर उसके लिए मुझे ताला तोड़ना होगा और पिता की उस धमकी को झूठा साबित करना होगा जो उन्होंने हम सबको दी थी। मेरी पूरी परवरिश, पिता का वह आतंक और दीदी की वह हालत, यह सब मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। लेकिन मेरे अंदर की वकील जाग चुकी थी। मुझे इंसाफ चाहिए था, अपनी दीदी के लिए और सच जानने के लिए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बस छत को ताकती रही। मेरी आंखों में बार बार वही मंजर घूम रहा था, अदिति दीदी का कमजोर शरीर, उनकी आंखों में बहते खामोश आंसू और पिता का वह सख्त चेहरा। मैं अपने ही पिता को पहचान नहीं पा रही थी। जिस इंसान की गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, आज वही इंसान मुझे एक राक्षस लग रहा था। लेकिन क्यों? एक पिता अपनी बेटी को क्यों कैद करेगा? इज्जत की खातिर? गुस्से की वजह से? या फिर कोई और वजह थी जो इससे भी गहरी थी? मैंने तय कर लिया था कि कल जैसे ही पिता घर से बाहर निकलेंगे, मैं उस कमरे का ताला तोड़कर दीदी से मिलूंगी। लेकिन सुबह हुई तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। हमारे घर का फोन बज उठा। फोन उठाने पर पता चला कि उदयपुरिया परिवार के वकील का फोन था। वे हमारे परिवार के खिलाफ मानहानि और धोखाधड़ी का केस करने की तैयारी कर रहे थे।
उनका कहना था कि प्रताप शर्मा ने जानबूझकर उनकी बेइज्जती की और उनके बेटे को मानसिक आघात पहुंचाया। मां ने जब फोन रखा तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पिता को यह बात बताई तो पिता बौखला गए। वह भड़कते हुए बोले, उन्हें जो करना है कर लो। मैंने अपनी बेटी को खोया है, मुझसे ज्यादा बर्बाद कोई नहीं है। और वह तुरंत अपने वकील से मिलने शहर की ओर निकल गए। यह मेरे लिए सुनहरा मौका था। पिता के जाते ही मैंने काम शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले माँ के पास गई। मैं उन्हें सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह पिता के खिलाफ न बोले या पिता को बता न दें। लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें सीढ़ियों की तरफ खींचते हुए ले गई। माँ ने टोका, आरोही, यह क्या कर रही है? ऊपर जाना मना है। तेरे पापा नाराज होंगे। मैंने सख्ती से कहा, माँ, आज पापा से ज्यादा जरूरी है कि आप ऊपर चलें। मुझ पर भरोसा रखें। माँ ने शायद मेरी आवाज की सख्ती पहचान ली थी। वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ गई। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो सामने वह बंद दरवाजा था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला जो मैंने स्टोर रूम से चुराया था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, पागल मत बन। तेरे पापा कहते थे कि इस घर में जो इस कमरे को खोलेगा वह मरा हुआ मुंह देखेगा। मैंने माँ की आंखों में झांका और कहा, माँ, इस कमरे के अंदर आपकी बेटी है, अदिति दीदी। वह कहीं भागी नहीं। उन्हें पापा ने ही यहाँ बंद कर रखा है। मेरी बात सुनते ही माँ के चेहरे का सारा खून सूख गया। उनकी आंखें फैल गई और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या कह रही है? यह कैसे हो सकता है? वह तो भाग गई थी। मैंने कहा, नहीं माँ, हमें धोखा दिया गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर ताले पर हथौड़े से वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर वार के साथ ताला कमजोर होता गया और आखिर में टूट गया। दरवाजा खुला तो अंदर से धूल और बासी हवा का एक झोंका बाहर निकला। अंदर अंधेरा था क्योंकि खिड़कियां बंद थीं। मैंने अंदर जाकर खिड़की का पर्दा हटाया तो धूप की एक किरण ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। और वहाँ कोने में एक पुराने गद्दे पर अदिति दीदी बैठी हुई थी। वह सिकुड़ी हुई थी। उनकी आंखें रोशनी से चौंधिया गई थी। माँ ने उन्हें देखते ही एक जोर की चीख मारी और उनके गले से लिपट गई। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, यह क्या हुआ तेरे साथ? माँ चीखे जा रही थी और उनके आंसू अदिति दीदी के चेहरे पर गिर रहे थे। अदिति दीदी कुछ नहीं बोल रही थी। वह बस माँ को देख रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। फिर अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में एक चमक आई और उनके होठों पर एक बेहद हल्की, दर्द भरी मुस्कान आई। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं दौड़कर उनके पास गई और उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी कंकाल को पकड़े हुए हूँ। मैंने पूछा, दीदी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुमने चिट्ठी क्यों लिखी कि तुम भाग गई? दीदी बोली। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी, क्योंकि पापा ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह तुझे भी मेरी तरह यहाँ बंद कर देंगे। और फिर मैंने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम सबको लगेगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। भागने वाली लड़की की किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन पापा ने मुझे मरने भी नहीं दिया। माँ ने जब यह सुना तो उनके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। वह जोर से चिल्लाई, यह कैसा बाप है? कहाँ है वह? मैं उससे पूछूंगी कि तूने मेरी बच्ची के साथ यह क्या किया। लेकिन मैंने माँ को शांत किया। मैं जानती थी कि हमारे पास पिता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वह बहुत रसूखदार इंसान है। हमें समझदारी से काम लेना था। मैंने दीदी को पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ दिया, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाया। फिर मैंने उनसे सारी कहानी जाननी चाहिए। अदिति दीदी ने बताना शुरू किया, आरोही, तुझे याद है पापा मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह प्यार सच्चा था, लेकिन उस प्यार के साथ एक शर्त जुड़ी थी। एक शर्त जो मुझे कुचल रही थी। कॉलेज के आखिरी साल में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। उसका नाम कबीर था। वह एक फोटोग्राफर था। बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन मैं जानती थी कि पापा को यह मंजूर नहीं होगा। फिर भी एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा को बताने की कोशिश की। मैंने कहा, पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस फिर क्या था, पापा ने मेरे गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा कि मेरा कान बजने लगा। उन्होंने कहा, तू शर्मा खानदान की बेटी है, किसी फुटपाथ के लड़के से प्यार करने की इजाजत नहीं है तुझे। और अगले ही दिन उन्होंने यश के साथ मेरी शादी तय कर दी। अदिति दीदी ने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, मैंने कबीर को बताया। वह मुझे लेकर भागना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया।
मैं नहीं चाहती थी कि पापा की इज्जत खराब हो, लेकिन पापा को इसकी भनक लग गई। उन्होंने किसी तरह हमारी बातचीत और तस्वीरें पकड़ लीं। शादी से एक रात पहले वह मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में वह सारी तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा, अदिति, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया। अब तू मेरी इज्जत नीलाम करने जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू शादी नहीं करेगी उस लड़के से, और न ही कभी किसी और से शादी करेगी। तू कहेगी कि तू घर से भाग गई है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने सच बताया तो वह कबीर की जान ले लेंगे। पापा की पहुंच बहुत ज्यादा है, आरोही। मैं डर गई थी। मैंने वह चिट्ठी लिखी और फिर पापा मुझे यहाँ लाकर बंद कर गए। यह सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मेरे पिता, जिन्हें मैंने अपना आदर्श माना था, उन्होंने सिर्फ एक अपराध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी ही बेटी की जिंदगी को एक जिंदा कब्र में दफन कर दिया था। उनका प्यार एक जंजीर था और उनकी इज्जत एक ऐसी चट्टान थी जिसके नीचे वह हम सबको दबा देना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर पिता ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें दीदी की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह क्यों थी? अदिति दीदी ने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आरोही, पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें तोड़ दिया था। उनकी छोटी बहन थी, हमारी बुआ, जिनका नाम रागिनी था। रागिनी बुआ बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और एक दिन उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त पापा बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बहन की लाश अपनी आंखों के सामने देखी थी। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने घर की औरतों पर पूरा कंट्रोल रखेंगे, ताकि वह कभी किसी गलत इंसान के हाथों बर्बाद न हो। लेकिन इसी चक्कर में वह खुद एक राक्षस बन गए। उन्हें लगता है कि वह हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जबकि वह हमें कैद कर रहे हैं। मैं यह कहानी सुनकर अवाक रह गई। पापा की जिंदगी का यह पहलू हम सब से कभी साझा नहीं किया गया था। यह उनके व्यवहार की एक मनोवैज्ञानिक वजह हो सकती थी, लेकिन यह उनके अपराध को जायज नहीं ठहराती थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी, अब तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना है। हम तुम्हें लेकर अस्पताल चलेंगे और फिर पुलिस में शिकायत करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनते ही दीदी ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और कहा, नहीं, किसी को मत बताना। मैं पापा को बर्बाद नहीं कर सकती। वह बहुत बुरे हैं, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती हूँ। और अगर यह बात बाहर गई तो तेरे और भैया के करियर पर भी असर पड़ेगा। हमारे परिवार का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। उसी वक्त हमने नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी। पिता वापस आ गए थे। माँ सहम गई। दीदी डर के मारे कांपने लगी। मैंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और टूटे हुए ताले को छुपा दिया। हम तीनों दबे पाव नीचे आ गए। पिता ने घर में आते ही पूछा, सब ठीक है? कमला, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? माँ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, नहीं तो बस आरोही के पेट में दर्द था। पिता ने मुझ पर एक तीखी नजर डाली और फिर अपने कमरे में चले गए। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं पिता से आमने सामने बात करूंगी। मैं एक बहन होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, भले ही वह इंसाफ हमारे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, दूसरी तरफ से बम फूट गया। रात के करीब 10 बजे हमारे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उदयपुरिया परिवार का वकील और यश का पिता उतरा। उनके हाथ में कुछ कागज और एक लैपटॉप था। पिता ने उन्हें देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वकील ने पैंतरे से दरवाजा रोक लिया और कहा, प्रताप जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और यह बात आपकी बेटी आरोही के सामने ही होनी चाहिए। वह लोग अंदर आ गए। पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन उनके भीतर एक डर भी साफ दिख रहा था। हम सब हॉल में बैठ गए। वकील ने लैपटॉप खोला और हमारी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट फाइल थी जिसका नाम था रॉयल हेरिटेज होटल, जयपुर। वकील बोला, यह आपके पिता का प्रोजेक्ट था, शहर का सबसे बड़ा होटल प्रोजेक्ट, जिसका ठेका हमारी कंपनी ने लिया था और डिजाइन आपके पिता ने किया था। लेकिन हमारी जांच में यह बात सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट की बिल्डिंग डिजाइन में कुछ गंभीर खामियां हैं। आपके पिता ने सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया है और पैसे का घोटाला किया है। अब यह बिल्डिंग गिर सकती है। यह सुनकर हम सब दंग रह गए। पिता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, तुम लोग मुझे बदनाम करना चाहते हो। लेकिन वकील ने इस बार अदिति दीदी की एक तस्वीर निकाली और कहा, और यह लड़की आपकी बेटी, जो कथित तौर पर शादी से भाग गई थी। हमें पता चला है कि वह भागी नहीं, बल्कि आपने उसे कहीं छुपा रखा है। हमारे जासूसों ने आपके घर की निगरानी की है। आप ऊपर वाले कमरे में रोज दूध लेकर जाते हैं।
अब हम पुलिस लेकर आएंगे और आपका पूरा भांडा फोड़ देंगे। लेकिन हम आपको एक मौका दे रहे हैं। आप हमें उस बिल्डिंग के डिजाइन की असल फाइल दीजिए और अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कीजिए, ताकि हमारी बेइज्जती का बदला पूरा हो। नहीं तो हम आपको और आपकी बेटी दोनों को सलाखों के पीछे डलवा देंगे। मैं यह सब सुनकर हैरान थी। तो यह उदयपुरिया परिवार भी कोई देवता नहीं था। वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। पिता की गलती उनकी पकड़ में थी और वे इसी का इस्तेमाल करके हमारे परिवार को गुलाम बनाना चाहते थे। पिता ने जो किया वह गलत था, लेकिन उदयपुरिया परिवार भी तो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे अंदर की वकील जाग चुकी थी। यह केस सिर्फ मेरी दीदी की आजादी का नहीं रह गया था, बल्कि हमारे पूरे परिवार की इज्जत और अस्तित्व का था। मेरे सामने पिता का राज और उदयपुरिया परिवार की साजिश दोनों थे, और मैं जानती थी कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे पहले अपने ही घर की सच्चाई को पूरी तरह उजागर करना होगा। वह रात एक तूफान की तरह गुजरी और सुबह होते होते मुझे समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उदयपुरिया परिवार के वकील और यश के पिता के जाने के बाद हमारे घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान के पहले की खामोशी थी। पिता एक मूर्ति की तरह सोफे पर बैठे रहे। उनका वह रौबीला अंदाज गायब हो गया था। उनकी जगह अब एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान बैठा था। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकने लगे। यह पहली बार था जब मैंने अपने पिता को रोते हुए देखा था। माँ उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पिता ने झटक दिया। वह बोले, मैं अकेला हूँ इसका हकदार, मेरी गलती है। मैंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश में अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। मैं और अदिति दीदी एक तरफ खड़ी थीं। दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने पिता से पूछा, पापा यह सच है? आपने अपने काम में घोटाला किया? पिता ने गर्दन उठाकर दीदी की ओर देखा। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। वह बोले, हाँ बेटी सच है। मैंने पैसे की लालच में वह सब किया जो नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि इस शादी से मेरी इज्जत और मेरा कारोबार दोनों सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि कर्म का फल एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। यह सुनकर दीदी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके लिए यह एक और झटका था। जिस पिता के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वह खुद एक अपराधी थे। मैंने आगे बढ़कर कहा, बहुत हो गया रो धोकर, अब वक्त है सच्चाई के साथ खड़े होने का। पापा आपने जो किया वह गलत है, लेकिन इस वक्त हमारा असली दुश्मन वह उदयपुरिया परिवार है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमें एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। पिता ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा। उन्होंने कहा, तू मेरी मदद करेगी? मैंने तो तेरी दीदी के साथ इतना बुरा किया। मैंने कहा, आपने बहुत गलत किया पापा, और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वह सजा कानून तय करेगा, न कि उदयपुरिया परिवार। हम इस घर के अंदर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लेकिन बाहर वालों के सामने हमें एक होना होगा। मेरी बात सुनकर सबको थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने तय किया कि सबसे पहले दीदी का मेडिकल करवाना जरूरी है, ताकि हमारे पास सबूत हो कि उन्हें बंद रखा गया था। दूसरा, मुझे उस प्रोजेक्ट की फाइलें चाहिए थी, ताकि मैं समझ सकूं कि पिता ने कितना बड़ा घोटाला किया है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तीसरा, मुझे कबीर को ढूंढना था, क्योंकि अब शायद वही एक इंसान था जो सच्चे दिल से दीदी का साथ दे सकता था। अगले कुछ दिन बहुत उथल पुथल भरे रहे। मैंने अपने एक सीनियर वकील दोस्त से सलाह ली और अदिति दीदी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत गिर चुका है और उन्हें लंबे इलाज की जरूरत है। इस बीच मैंने पिता के ऑफिस का रुख किया। इतने दिनों बाद वहां जाकर मैंने देखा कि उनका ऑफिस बंद पड़ा था और कर्मचारी तनख्वाह न मिलने के कारण छोड़कर जा चुके थे। मैंने उनके केबिन से वह सारी फाइलें निकाली जो उस होटल प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं। फाइलों को खंगालने पर मैं चौंक गई। पिता ने जो घोटाला किया था वह उतना बड़ा नहीं था जितना बताया जा रहा था। दरअसल पिता ने डिजाइन में कुछ बदलाव किए थे जो उदयपुरिया परिवार के कहने पर ही किए गए थे, ताकि लागत कम की जा सके। लेकिन उन बदलावों की वजह से बिल्डिंग की सेफ्टी से समझौता हो रहा था। पिता ने इसका विरोध भी किया था, जिसके प्रमाण मुझे कुछ ईमेलों में मिले। लेकिन बाद में पैसे के लालच और शादी के रिश्ते के दबाव में आकर उन्होंने हामी भर दी थी। इसका मतलब था कि असली साजिशकर्ता उदयपुरिया परिवार ही था, जो अब पूरा दोष पिता के सिर मढ़कर खुद बच निकलना चाहता था और साथ ही हमारी पारिवारिक इज्जत को बंधक बनाकर हमें गुलाम बनाना चाहता था। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। मेरे पास अब यह साबित करने का मौका था कि पिता अकेले दोषी नहीं हैं। लेकिन इसके लिए मुझे उदयपुरिया परिवार के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से खड़ा होना होता। समस्या यह थी कि पिता अपनी सारी गलतियां कबूल कर चुके थे और वह अब लड़ने की स्थिति में नहीं थे।
वह तो बस यही चाहते थे कि किसी तरह यह मामला दब जाए, लेकिन मैं एक वकील थी और मुझे इंसाफ चाहिए था। इसी बीच मैंने कबीर को ढूंढ निकाला। वह जयपुर के बाहरी इलाके में एक छोटे से स्टूडियो में रहता था। जब मैं उसके पास पहुंची तो वह बहुत उदास और टूटा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि अदिति दीदी के गायब होने के बाद से उसने अपना कैमरा तक नहीं उठाया। जब मैंने उसे सारी सच्चाई बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत मेरे साथ अस्पताल जाने को तैयार हो गया। अस्पताल में जब कबीर और अदिति दीदी की मुलाकात हुई तो वहाँ का नजारा देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। दीदी ने कबीर को देखते ही अपना मुंह छुपा लिया और कहा, मुझे मत देखो, मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। कबीर ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने तुम्हारी हर तस्वीर अपने दिल में उतार रखी है, वह कभी नहीं बदलती। उस पल मुझे लगा कि सच्चा प्यार सचमुच हर मुश्किल पर भारी पड़ता है। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम उदयपुरिया परिवार की बात मानकर दीदी की शादी यश से कर दें, जिससे पिता का राज दब जाए, या फिर हम खुद ही पुलिस के पास जाकर सब कुछ कबूल कर लें और उदयपुरिया परिवार के घोटाले का पर्दाफाश करें। पिता तो पहला रास्ता चुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे कम से कम दीदी का भविष्य तो सुरक्षित होगा। लेकिन मैं और दीदी दूसरे रास्ते के पक्ष में थे। दीदी ने पहली बार पिता के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैंने आपके डर की वजह से एक बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब मैं और गलत नहीं कर सकती। मैं उस शादी में नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े या जेल। मैं अब कबीर के साथ रहूंगी। पिता यह सुनकर पहले तो गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन फिर शांत हो गए। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। उन्होंने हार मान ली। मैंने तय किया कि हम उदयपुरिया परिवार को यह भ्रम देंगे कि हम उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन सच को जीतने का यही एक रास्ता था। अगले दिन मैंने यश के पिता को फोन किया और कहा कि हम शादी के लिए राजी हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और यह भी कि वे पिता के खिलाफ अपना केस वापस लें। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। उन्हें लगा कि हम डर गए हैं, लेकिन असलियत में हमने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। मैंने पिता की सारी फाइलें अपने एक दोस्त को दे दी जो फोरेंसिक ऑडिटर था। उसने कुछ ही दिनों में मुझे वह सबूत दे दिए जिनसे साबित होता था कि डिजाइन में बदलाव का आदेश उदयपुरिया परिवार ने ही दिया था। इसके अलावा मैंने उस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट भी करवाया ताकि यह साबित हो सके कि उसमें तुरंत मरम्मत की जरूरत है, ताकि कोई हादसा न हो। इस बीच हमारे परिवार के अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा था। पिता ने अदिति दीदी से माफी मांगी थी, वह भी घुटनों पर बैठकर। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बाप नहीं, बल्कि एक जल्लाद हूँ। दीदी ने बहुत देर तक उन्हें देखा और फिर उन्हें उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, पापा, आपने मुझे बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको माफ करती हूँ। यह दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लग रहा था कि हमारे घर की टूटी हुई दीवारें फिर से जुड़ रही हैं। लेकिन उदयपुरिया परिवार का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने हम पर दबाव बनाने के लिए पिता के खिलाफ अखबारों में खबरें लीक करनी शुरू कर दी। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में था, मशहूर आर्किटेक्ट प्रताप शर्मा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पिता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। माँ फिर से बीमार रहने लगी। लेकिन मैं जानती थी कि यही वह वक्त है जब हमें सबसे मजबूती से खड़ा होना है। मैंने तय किया कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सच बताऊंगी। मैंने अपने वकील दोस्तों की मदद से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस दिन मैंने वकील के काले कोट के बजाय एक सफेद कुर्ता पहना था, जो सच्चाई की ताकत को दर्शाता है। मेरे साथ स्टेज पर अदिति दीदी, कबीर, माँ और पिता भी थे। पिता बहुत डरे हुए थे, लेकिन वह आए थे। कैमरों की फ्लैश लाइटों के बीच मैंने खड़े होकर कहा, मैं आरोही शर्मा, एक वकील और एक बेटी हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कोई हीरो नहीं है, सिर्फ इंसान है और उनकी गलतियाँ हैं। मेरे पिता ने कानून का उल्लंघन किया है, इसके लिए वह तैयार हैं अपनी सजा भुगतने को। लेकिन इसके पीछे असली साजिश करने वाले वह लोग हैं जो आज हमें बदनाम कर रहे हैं। मैंने वहाँ मौजूद मीडिया को एक एक करके वे सारे सबूत दिखाए जो मैंने इकट्ठे किए थे। उदयपुरिया परिवार के हस्ताक्षर वाले आदेश, पिता द्वारा भेजे गए विरोध के ईमेल और वह स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जो बताती थी कि बिल्डिंग खतरनाक है। मैंने बताया कि कैसे उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। इसके बाद मैंने माइक अदिति दीदी की तरफ बढ़ाया। दीदी ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और कहा, मैं अदिति शर्मा हूँ। मुझे मेरे पिता ने इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि वह मेरी शादी जबरदस्ती करना चाहते थे और मैं किसी और से प्यार करती थी।
उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है मेरे साथ, लेकिन आज मैं उनकी तरफ से नहीं बल्कि सच की तरफ से बोल रही हूँ। हमें सजा मिलेगी, लेकिन हम सच नहीं छुपाएंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सनसनी बन गई। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। एक तरफ लोग पिता को गालियां दे रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बंद रखा, तो दूसरी तरफ लोग हमारी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। सबसे बड़ा असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उदयपुरिया परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उस होटल प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। हाँ, पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, लेकिन वह इसके लिए तैयार थे। उन्होंने कोर्ट में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया और जमानत पर बाहर आ गए। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। उदयपुरिया परिवार की सारी साख मिट्टी में मिल गई। उनके कई और घोटाले भी सामने आ गए और उनका साम्राज्य ढह गया। पिता पर मुकदमा चला और उन्हें अपनी गलती की सजा के तौर पर 1 साल की साधारण कैद हुई, लेकिन उनके सच कबूल करने और सबूत देने के कारण उनकी सजा कम कर दी गई। वह जब जेल से बाहर आए तो पहले से बिल्कुल अलग इंसान थे। उनका वह अहंकार खत्म हो गया था और वह एक सीधे साधे बुजुर्ग में बदल गए थे जो अपने बच्चों और पोतों के लिए जीना चाहते थे। अदिति दीदी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थीं। उन्होंने अपनी पुरानी पेंटिंग फिर से शुरू कर दी थी और उनकी एक प्रदर्शनी भी लगी जो बहुत सफल रही। और हाँ, उन्होंने कबीर से शादी कर ली थी। वह शादी हमारे घर के आंगन में बहुत सादगी से हुई थी, जिसमें सिर्फ हमारा परिवार और कबीर के कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। उस दिन दीदी हंस रही थी, खुलकर, बिना किसी डर के। उनकी वह हंसी देखकर मुझे लगा कि जिंदगी ने जैसे एक लंबी सर्दी के बाद फिर से बाहर का रुख किया है। साल बीत गए। वक्त ने सब घावों पर मरहम रख दी थी। हमारा परिवार उस तूफान से निकलकर एक शांत और ठोस जमीन पर खड़ा था। मैं, आरोही शर्मा, आज एक सफल वकील हूँ। लेकिन अब मैं सिर्फ कॉर्पोरेट केस नहीं लड़ती, बल्कि घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के केस फ्री में लड़ती हूँ। मेरे ऑफिस की दीवार पर एक तस्वीर लगी है, जो मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। यह तस्वीर अदिति दीदी ने खींची थी। इसमें हम सब हैं, मैं, माँ, समर्थ भैया, पापा और दीदी। यह तस्वीर हमारी जिंदगी के उस नए सवेरे की है जब अंधेरी रात खत्म हुई थी। अदिति दीदी अब एक मशहूर कलाकार हैं। उनकी पेंटिंग्स सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, बल्कि उनमें एक औरत के संघर्ष की कहानी छिपी होती है। उन्होंने सच्चाई की जीत नाम से एक सीरीज बनाई है, जो देश भर में सराही गई। कबीर और दीदी का एक छोटा सा स्टूडियो है, जो हमारे ही घर के पीछे बना है। वहाँ अक्सर शाम को संगीत बजता है और हंसी की आवाजें आती हैं। दीदी ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। उसका नाम उम्मीद रखा गया है। जब मैं उस छोटी सी बच्ची को पापा की गोद में देखती हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता है कि इंसान बदल सकता है। पापा अब उसी बच्ची के लिए जीते हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक ट्रस्ट बनाया है जो उन लड़कियों की मदद करता है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। समर्थ भैया विदेश से वापस आ गए हैं और उन्होंने पापा का बिजनेस संभाल लिया है। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर न्यू बिगिनिंग आर्किटेक्ट्स रख दिया है और सारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। माँ अब भी वैसी ही हैं, भगवान में आस्था रखने वाली, लेकिन अब उनकी आंखों में वह डर नहीं है। उन्होंने अपने कमरे से बाहर आना सीख लिया है और अब वह अपनी पोती के साथ खेलती हैं। और मैंने अपनी जिंदगी के उस सबक को अपने काम का मूल मंत्र बना लिया है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, सच सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हथियार है। और जब यह हथियार आप उठा लेते हैं तो आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। कल रात की बात है। पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बिस्तर पर बैठे थे और उनके हाथ में एक पुरानी एल्बम थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में मैं और दीदी छोटे थे और पापा हमें गोद में लिए हुए थे। पापा ने कहा, आरोही, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी इमारतें डिजाइन की, लेकिन अपने परिवार को मैं कभी डिजाइन नहीं कर पाया। मैंने उसे कंट्रोल करना चाहा और वह बिखर गया। एक इमारत को खड़ा रहने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, और एक परिवार को खड़ा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की नींव चाहिए। तूने मुझे यह सिखाया है। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। मैंने पापा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वह हाथ जिसने मुझे बचपन में चलना सिखाया था, जिसने कभी मुझे थप्पड़ मारा था और जिसने एक बार मेरी बहन को बंदी बनाया था, वही हाथ आज कांप रहा था। मैंने कहा, पापा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जो गलती से सीख कर सच के रास्ते पर चल पड़ता है, वही असली जीतने वाला होता है। आपने हमें दिखाया कि गिरकर उठना किसे कहते हैं। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे, बिना कुछ बोले। शब्दों की जरूरत नहीं थी, दिल सब समझ रहे थे। आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकली तो दीदी ने मुझे गेट पर रोक लिया।
उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा कैनवस रखा। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, मैंने कल रात बनाया है। यह तेरे लिए है। मैंने कैनवस पर नजर डाली तो देखा कि उसमें एक लड़की बनी हुई है जिसके हाथों में तराजू और तलवार दोनों है। यह न्याय की देवी का चित्र नहीं था, यह एक आम लड़की का चित्र था जिसकी आंखों में दृढ़ता थी। यह मेरा चित्र था। नीचे लिखा था, मेरी वकील बहन के लिए, जिसने मुझे जिंदगी वापस दी। मैंने दीदी को गले लगा लिया। मुझे याद आया कि कैसे हम छोटे थे और हर बात पर लड़ते थे, और कैसे दीदी मुझे अपने पीछे लगाकर रखती थी। आज मैं बड़ी हो गई हूँ और उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया है। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है। यह कभी एक जैसे नहीं रहते, लेकिन अगर इनमें प्यार और सच्चाई हो तो हर मोड़ पर और भी मजबूत हो जाते हैं। शाम को हम सब घर के आंगन में बैठे थे। ऊपर आसमान में तारे निकल आए थे और हवा में राजस्थानी लोकगीतों की मिठास घुली हुई थी। उम्मीद अपने नन्हे नन्हे कदमों से आंगन में दौड़ रही थी और पापा उसके पीछे पीछे हाथ फैलाए भाग रहे थे। माँ और समर्थ भैया हंस रहे थे। दीदी कबीर के कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। मैं यह नजारा देख रही थी और सोच रही थी कि यही तो जिंदगी है। जिंदगी में दर्द है, गलतियाँ हैं, अंधेरा है, लेकिन अगर आप सच्चाई के सूरज को थामे रहो तो वह अंधेरा कभी भी इतना गहरा नहीं होता कि सवेरा न हो सके। मैंने ऊपर उस कमरे की तरफ देखा जो कभी दीदी की जेल हुआ करता था। आज उसका ताला टूट चुका है और वहाँ से आती बासी हवा की जगह अब खुशबू आती है। हमने उस कमरे को तोड़कर वहाँ एक पुस्तकालय बना दिया है जिसमें सिर्फ सच्ची कहानियों की किताबें हैं। यह कमरा अब हमारे घर का सबसे रोशन कोना है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, उसे सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह कहानी उन सब की है जो अपने ही घरों में कैद हैं, जिनकी आवाज दबा दी जाती है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि घर की चारदीवारी के भीतर का अंधेरा बाहर के किसी भी अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन आपको उठाने होंगे। अपने डर पर सवाल उठाइए, अपने बड़ों की गलतियों पर सवाल उठाइए, और सबसे बढ़कर उस झूठ पर सवाल उठाइए जो आपको सच बोलने से रोकता है। मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। मेरी कहानी हर उस दिन नए सिरे से शुरू होती है जब मैं अदालत में किसी पीड़िता की तरफ से आवाज उठाती हूँ। मेरा नाम आरोही शर्मा है। मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, और सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। और इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका सच होता है। सच का साथ दीजिए, क्योंकि एक दिन वही सच आपको आजाद करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। अपनों से प्यार कीजिए, लेकिन सच्चाई को उस प्यार की बुनियाद बनाइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सच बोलते रहें। नमस्ते।